Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Today's lecture is an important lecture. ये हम एक और आपका एक important topic है international relations तो नहीं कह सकते but international treaties के हिसाब से agreement के हिसाब से it is a very important topic और इसके ऊपर most of the time questions पूछे जाते हैं. इसी के साथ ये आपके सिर्फ international treaties के हिसाब से important नहीं है. It also plays a very key role आपके environment के हिसाब से क्योंकि environment जो है हमारा बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज़ें यू नो दे आर समथिंग विच आर गोइंग ऑन और each and every country, whether developed, underdeveloped, developing country, everybody is trying, mankind is trying कि जो पूरा का पूरा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो डिप्लीशंस हैं, जो आपके ग्लेशियर्स जो आपके मेल्ट हो रहे हैं उन सबको रोका जाए. सो लेट्स नॉट वेट more and get on to our lecture. Today's topic is Kyoto Protocol. अब Kyoto Protocol is extremely important. I told you environment के हिसाब से भी international treaty के भी हिसाब से. Now first of all, what is protocol? Protocol का मतलब होता है एग्रीमेंट, इसलिए इसको हम क्योटो एग्रीमेंट भी कहते हैं या फिर क्योटो अकॉर्ड भी कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्योटो एग्रीमेंट और क्योटो अकॉर्ड. ये आप चीज़ याद रखें. क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल का अपने आप में ही मतलब होता है एग्रीमेंट. मतलब आपने एग्रीमेंट को साइन किया. तो जब आपने कोई एग्रीमेंट को साइन किया, नाउ यू नॉट, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते कि जब मन किया कि आज मेरा मन नहीं है ये करने का तो मैं नहीं करूँगा. जब आप कोई चीज़ में कमिट करते हैं सो आपको वो एग्रीमेंट को साइन करते हैं, सो यू आर कमिटेड टू do it. So this is also known as Kyoto Accord or agreement. Now Kyoto Protocol के बारे में जानने से पहले we need to get back और get a little you know हमको पीछे जाने की ज़रूरत है. किसको जाने की ज़रूरत है? हमारे पास्ट में why this protocol actually came up और इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से? ओरिजिन होता है 1992 में. नाउ जब भी आप 1992 की बात करें आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए अर्थ समिट. क्या नहीं चाहिए दिमाग में? अर्थ समिट, जिसको हम प्यार से रियो समिट भी कहते हैं. सो क्या बोलते हैं आप लिख लीजिए, अर्थ समिट और रियो समिट. रियो समिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था. सो अर्थ समिट और रियो समिट हुई है आपकी 1992 में और इसको हम UNCED भी कहते हैं. दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. सो व्हाट इज इट? इट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए और 3 नाम है इसके, अर्थ समिट, रियो समिट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. हाँ, ये लिखा गया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. नाउ ऐसा मीटिंग हुई आपकी 1992 में हुई. सब कंट्रीज मिली, उन्होंने बोला कि भाई अर्थ जो है एक अलार्मिंग स्टेज पे आ रही है और वो दिन दूर नहीं है जब जो आपका अर्थ है वो यू नो ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी उस टाइम पे फेस कर रहा था. तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएगी, जिसके चलते दिस समिट का एक रिजल्ट आया. आप इन सब ने कॉन्फ्रेंस किया, ये सब मिल रहे थे, जिसके चलते 3 इनके लीगली बाइंडिंग जो थे उस टाइम पे जिन कंट्रीज़ ने इस समिट को अटेंड किया था उनके द्वारा कुछ लीगली बाइंडिंग 3 चीज़ें आई. सो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स. व्हाट वर दे? नंबर 1 इज CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल diversity. So number 1 is your convention on biological diversity or CBD. Number 2 is very important, UNFCCC. So what is it? United Nations Framework on कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज. सो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के ऊपर हमारा आज का पूरा लेक्चर है. और नंबर 3 आता है आपका UNCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन योर desertification, that is to combat desertification, that is convention United Nation Convention to combat desertification. Fine. Now UNFCCC की बात करें, सबसे पहले तो आप याद रखें 1992 में ये हुआ, बट
लीगली बाइंडिंग था मतलब ये 3 एग्रीमेंट्स आए, उन्होंने बोला कि जो भी इनको साइन सिग्नेटरीज होंगे इसके, उन जो इनके द्वारा चीज़ें बनाई जाएंगी दे आर गोइंग टू बी लीगली बाइंडिंग। तो बात करते करते अब ऐसा नहीं है कि आज बैठे हाँ ये 3 रिजल्ट सबने लिया तो साइन कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। 1992 में रियो समिट में ऑल द रिजल्ट वाज दीज 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। बट अगर हम UNFCCC की बात करें, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? इट केम इनटू फोर्स इन 1994। ये आपको याद रखना है कि 1994 में इट केम इनटू फोर्स। नाउ इसमें इन्होंने बात क्या की? इसमें तो नंबर 1 बात की कि भाई जो भी UNFCCC के अंडर जो कंट्रीज जो बात कर रही है कि ठीक है हम इसका पार्ट बनेंगे, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स का पार्ट बनेंगे। अब इन्होंने बोला कि ठीक है पार्ट तो बनेंगे, लीगली बाइंडिंग भी एग्रीमेंट्स आएंगे, बट वो एग्रीमेंट्स तभी आएंगे जब सब कंट्रीज बैठ के उसके ऊपर बात करेंगी, जिसके चलते इन्होंने बोला कि ऑल द पार्टीज आर गोइंग टू मीट एनुअली। सो दे आर ऑल गोइंग टू मीट एनुअली, मतलब साल में एक बार तो मिलना अनिवार्य है, मिलना ही मिलना है। सो एनुअली दे आर गोइंग टू मीट एंड ऑल द पार्टीज आर गोइंग टू मीट एनुअली। Now what is it? When everybody is going to meet, it is going to be a conference. तो इसको हमने बोला COP, COP और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये आप याद रखिएगा कि COP जो है वहाँ से ये चीज़ आ गई। आपने बहुत जगह देखा होगा COP1, COP21, COP15, UNFCC लिखा होता है। अब सबसे पहली बात तो जब आप COP पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखें कि वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है किसकी। सो COP UNFCC लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी COP किसी और पार्टी की भी हो सकती है, किसी और कन्वेंशन का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 आप याद रखें, स्टार्टिंग के जो 3 हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है। नंबर 1 इज COP1, दैट वाज एट बर्लिन। नंबर 2 वाज COP2, दैट वाज एट योर जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड COP3 वाज एट क्योटो, ठीक है। अब 1994 में इट केम इनटू फोर्स, 1992 में रियो समिट, 4 में ये फोर्स में आ गया। अब मिले हैं, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर मिलते। सो पहला कॉप किसका? UNFCC का। कहाँ हुआ है? आपका बर्लिन में। इसको हम COP1 कहते हैं, सीरीज जो चल रही है 1 2 3 4 5, ठीक है। कब हुई है जी? 1995 में हुई, जस्ट नेक्स्ट ईयर। इसके बाद 1996 में मिले, कहाँ मिले? जेनेवा में मिले। एंड 1997, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, 1997 में होती है आपकी COP3 ऑफ हु? ऑफ UNFCCC। सो COP3 ऑफ UNFCCC कहाँ होती है? क्योटो में होती है, जिसके चलते क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड, पॉइंट नंबर 1 कौन सी में हुई है? UNFCCC की जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इसको हमने अडॉप्ट किया है। कौन से नंबर की कॉप थी? सो COP3 थी 1997 में। फाइन। अब अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखने वाली है। नंबर 1 पॉइंट इज एडॉप्ट कब किया गया था? सो आई टोल्ड यू 1997 में। सो 11 दिसंबर 1997 में इट वाज एडॉप्टेड, इसको एडॉप्ट कर लिया गया। बट व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? ये फोर्स में कब आई है? फोर्स में इट केम मच लेटर इन 2005, दैट इज 16 फरवरी और 16 ऑफ फरवरी 2005। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, इट वाज adopted long back in 1997, but it came into force when in 2005, that is 16th of February 2005, it actually came into force. Fine. अब इन सब चीज़ों में बात की क्या गई? क्योटो प्रोटोकॉल जो ये चीज़ें हुई उसमें बात क्या की गई? नंबर 1, ओके, सो एडॉप्टेड फोर्स। अब इसके रूल्स की मतलब क्योटो प्रोटोकॉल्स के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उन सब के बारे में कब बात की गई? उन सब के बारे में जो डिटेल्ड जो आया था ना, डिटेल्ड रूल्स किसके? प्रोटोकॉल के, वो आए थे आपके COP7 में। ये याद रखें, COP3, COP7। COP7 कहाँ पे हुई है जी? 2011 में आपके माराकेश मोरक्को में। जो जितने भी इसके डिटेल्ड रूल्स वगैरह थे वो सब आगे, जिसके चलते 2005 में इसको एक्चुअली में फोर्स में लाया गया। फाइन। अब इसमें हुआ क्या? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि डेवलप्ड कंट्रीज, नाउ गाइस यू नीड टू रिमेंबर इज, इसमें हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं।
आपको पेपर में आ सकता है कियोटो प्रोटोकॉल जो है प्राइमरीली किन पे फोकस करता था, वॉज इट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और विच कंट्रीज, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर ये प्राइमरीली फोकस करता है आपके डेवलप्ड कंट्रीज में। अब आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज दिया जाएगा या तो आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज दिया जाएगा। सो आप याद रखिएगा डेवलप्ड कंट्रीज विच वर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ऑफ दैट टाइम, उनको बोला गया कि भाई है तो सब पूरी दुनिया ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन के क्या कहते हैं उसको कसूरवार, बट सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज वो थी जहां पे आपका इंडस्ट्रियल जो था डेवलपमेंट जो था वो ज़्यादा हो चुका था। सो इन्होंने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो प्राइमरीली या प्रिंसिपली जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द करंट हाई लेवल्स ऑफ GHG। व्हाट आर GHGs? दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। फाइन, अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इन्होंने एक टर्म दिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये वाला जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आप याद रखिएगा ये कियोटो प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएटेड है। सो व्हाट इज इट? कॉमन मतलब एवरी मैनकाइंड, कि भैया एक बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमको अपने ग्रीन हाउस गैसेज या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं उनको रोकना है। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके चलते इन्होंने कंट्रीज को क्लासिफाई किया among the following। नंबर 1 है आपकी Annex 1 countries। Now what were the Annex 1 countries? Annex 1 countries were those countries जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, और भैया पूरा जो कंधे पर जिम्मेदारी है ना उनकी ही है, और पूरी जो भी जो एग्रीमेंट्स आते हैं आपके कियोटो प्रोटोकॉल में वो पूरे के पूरे लीगली बाइंडिंग है आपके Annex 1 कंट्रीज के ऊपर। मतलब इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज इसमें आती हैं। फाइन, सो Annex 1 में आ गई आपकी डेवलप्ड कंट्रीज। अब Annex 2 क्या थी? Annex 2 भी थी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब Annex 2 में भी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। अब अगर डेवलप्ड कंट्रीज भी Annex 2 में, तो उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि Annex 2 वॉज अ सबसेट ऑफ Annex 1 कंट्रीज। कहने का मतलब ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये भी जो है हर काम करेगी ग्लोबल एमिशंस को रोकने का, बट Annex 2 कंट्रीज इनको प्रोवाइड करेंगी पैसा, मतलब इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी? इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। कौन प्रोवाइड करेंगी? Annex 2 कंट्रीज Annex 1 को। सो Annex 1 कंट्रीज वो द डेवलप्ड कंट्रीज primarily responsible for the emission. Annex 2 countries were also the developed countries who are going to provide what? They are going to provide economic and technical support to Annex 1 countries ताकि global emission में गिरावट आए। Fine. अब आपकी आती है नंबर 2, दैट इज योर Annex B कंट्रीज। Annex B कंट्रीज आ गई, वो कंट्रीज आ गई जो आपकी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो जिनके ऊपर भी लीगली जो अगर इसके सिग्नेटरीज बनेंगे तो ऑब्वियसली ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का पार्ट होंगे, लेकिन ये वो कंट्रीज होंगी जो इनकी लो इनकम होंगी, मतलब जो इतनी डेवलप नहीं है, इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी डेवलप नहीं है। सो दीज आर लो इनकम कंट्रीज जो आपकी Annex B में आएंगी। इसके बिल्कुल उल्टा आता है आपका नॉन Annex 1 कंट्रीज, मतलब ये वो कंट्रीज जिनके कंधों पे किसी भी तरीके का भार नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिलेटेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है लो इनकम जनरेटिंग कंट्रीज़ है। सो इसीलिए इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइन, अब आपको याद रखना है कियोटो प्रोटोकॉल के द्वारा 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस जो Annex 1 में डाली गई थी वो कौन कौन सी थी? आपको पेपर में बहुत बारी पूछ लेते हैं कौन कौन सी वो गैसेस हैं, तो आप याद रखें। नंबर 1 इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज योर मीथेन, नंबर 3 इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 इज योर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नंबर 5 इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नंबर 6 इज योर परफ्लोरोकार्बन्स। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके कियोटो प्रोटोकॉल के Annex 1 की 6
ये मेन ग्रीन हाउस गैसेस थी, ठीक है। और बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं आपको कि कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन कौन सी नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये 6 जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, Annex 1 ऑफ योर क्योटो प्रोटोकॉल। फाइन, नेक्स्ट इज ओके, सो ये हो गया। अब उन्होंने बोला कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई। नंबर 1, दे इंट्रोड्यूस एमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और ऑब्वियसली किसका व्यापार हो रहा है जी, कार्बन का व्यापार हो रहा है। कार्बन सबसे बड़ा रीजन है आपकी ग्रीन हाउस गैस का, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड ये कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि जैसे कि 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए, सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जी आपकी, उन्होंने बोला 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए ने कमिट किया था कि हम 100 यूनिट्स तक जो है आपका जो कार्बन है उसको एमिट करेंगे, उसके ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। बी ने कहा था कि हम करेंगे आपका 50 यूनिट्स, इन्होंने बोला कि हम 50 यूनिट्स करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। लेकिन जब असेसमेंट किया गया तो देखा गया कि जो आपका ए है उसने 110 यूनिट का जो है कार्बन एमिट कर चुका है, जबकि जो बी है उसने 50 कहा था पर उसने सिर्फ 40 ही किया है। अब ये 10 ऊपर बट ये 10 नीचे, राइट, ये 10 ऊपर और ये 10 नीचे। अब ये वाली जो कंट्री है ये इसके पास जाएगी और बोलेगी मुझे अपने 10 कार्बन यूनिट्स खरीदने दे। क्या करने दे, मुझे अपने 10 कार्बन यूनिट्स खरीदने दे, या फिर ऐसा कोई पैसा आप अपनी कंट्री में लगाने दे जिसके चलते मुझे क्या मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे। अब जिसके मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे लगाने दे जिसके चलते जो कार्बन एमिशन है उसको हम कर्ब कर सकें। फाइन, अब इसने क्या किया, इससे 10 जो है पॉइंट्स खरीद लिए, 10 पॉइंट खरीद लिए, मतलब क्या हो गया जी, बैलेंस हो गया। इसने 10 खरीद लिए तो ये भी 100 पर आ गया, इसने जो अपने 40 बचे थे वो इसको आगे जाके बेच दिए, और जो इसके ज़्यादा थे इसने वो वहाँ से कंपनसेट कर लिया। क्या कंपनसेट कर लिया, इससे खरीदा। अब देखो खरीदने का मतलब, अब कार्बन तो खरीदेंगे नहीं ना कि चल ठीक है मुझे कार्बन दे। अगर ये कार्बन खरीदेगा मतलब ये हो गया खरीद के रखेगा कहाँ, पहले तो इट इज़ वेरी इलॉजिकल। खरीदने का मतलब ये है कि ये दूसरे कंट्री में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उस कंट्री में कार्बन एमिशन डिक्रीज होगा, मतलब ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो डिक्रीज होगा, जिसके चलते ऑटोमेटिकली जो है ग्लोबली, आई टोल्ड यू मैनकाइंड एवरीबडी हैज टू वर्क, सबके साथ क्या हो जाएगा जी, जो बैलेंस है वो मेंटेन होके रहेगा। इसको हम प्यार से बोलते हैं आपका कार्बन ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं आपका कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। सो आप ये याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस एमिशन। आप बहुत बारी जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत बार पढ़ते होंगे ये कार्बन ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें, तो ये है आपका कार्बन ट्रेडिंग। नंबर 2 इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया कि जॉइंटली एवरीबडी हैज़ टू वर्क। सो इधर मैंने लिखा भी हुआ है जो आपका ये आपका था हाँ, एमिशन ट्रेडिंग, जो अभी मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या है आपका, दिस अलाउज पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल टू बाय, अच्छा कार्बन यूनिट्स में कह रही थी ना, अब क्योटो प्रोटोकॉल में उसको क्या टर्म दिया गया है, क्योटो यूनिट्स। तो ये आप याद रखिएगा, क्योटो यूनिट्स क्या है, कुछ नहीं है, बस कार्बन यूनिट्स हैं। सो क्योटो यूनिट्स कहाँ से करेंगे जी, अदर कंट्रीज को, टू हेल्प देम मीट देयर डोमेस्टिक एमिशंस, कि दूसरे कंट्री भी अपनी डोमेस्टिक एमिशंस को मीट कर सके, तो ये आपस में ट्रेडिंग करेंगे। फाइन, अब ट्रेडिंग करेंगे तो मुफ्त में तो करेंगे नहीं। अब उसने बोला कि ठीक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर लिया, बी ने बोला कि ठीक है ए जी आओ करो इन्वेस्टमेंट ये वो, बट व्हाट इज बी गोइंग टू गिव ए इन रिटर्न, वो उसको सर्टिफिकेशन देगा कि भाई, अब देखो ए का 10 ज़्यादा था ना, तो बी उसको सर्टिफिकेशन देगा कि इसके इस प्रोजेक्ट के चलते मेरे यहाँ पे 10 क्योटो यूनिट्स का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि ए ने अपना काम सही से किया, ठीक है। और इस सर्टिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, कि हम ये सर्टिफाई करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एमिशन का रिडक्शन हुआ है। फाइन, अब नेक्स्ट था आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में आ गया आपका कोई भी जो Annex 1 कंट्री है, मतलब डेवलप कंट्री है, वो कैन इन्वेस्ट, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन्वेस्ट करेगी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, इन्वेस्ट किस में करेगी,
एनेक्स 1 कंट्री आपके एनेक्स 1 कंट्री में ही करेगी। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड कि जॉइंट इनिशिएटिव में क्या इट इज ओपन टू एनी कंट्री? नो, इट इज ओनली ओपन टू एनेक्स 1 कंट्री टू अनदर एनेक्स 1 कंट्री। सो एनेक्स 1 कंट्री टू अनदर एनेक्स 1 कंट्री, फाइन। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज आई दैट इज क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म। क्या आई थी आपकी? 3 चीजें हमने पढ़ी, पहले आपका ट्रेडिंग वाला, फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड हमने पढ़ा क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म। अब ये क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म क्या है? क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म का मतलब हो गया, मतलब साफ करना है, क्लीन डेवलप। सो इट इज कंट्रीज कैन मीट देयर डोमेस्टिक एमिशन रिडक्शन। कैसे मीट करेंगी? meet their domestic emission reduction targets by buying greenhouse gas reduction units from Annex 1 countries। so इसमें क्या है? उसमें Annex 1 to Annex 1 था, इसमें country to Annex 1 है। बस इतना याद रखिएगा, जो आपका ये CDM वाला है उसमें any country to Annex 1 है, जबकि जो पीछे वाला था joint implementation उसमें Annex 1 to Annex 1 country था, फाइन। अब 2012 में एक अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट किस में आता है? अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल आता है। अब आप लोग बोलेंगे अमेंडमेंट करने का क्या ज़रूरत था? ज़रूरत ये था कि इन्होंने कहा था कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की जो पहला कमिटमेंट पीरियड है किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का, वो कब से लेके कब तक है आपका? वो है आपका 2008 से लेके 2015 तक। मतलब 8 से लेके 2015 तक इन्होंने कमिट किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 5.2% तक सब लोग मिलके, इंडिविजुअली मिलके नहीं, सब लोग मिलकर 5.2% तक एमिशंस को रिड्यूस करेंगे बाय 2012। ठीक है, अब 2012 तक रिड्यूस करना है, बट रिड्यूस तो तभी करेंगे व्हेन वी नो कि हमको इसके साथ इसके कंपैरिजन में रिड्यूस करना है, राइट? सो सॉरी। तो अब यही बात है ना कि आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस जैसे कि मैं छोटी हूँ, मैं किससे छोटी हूँ भाई? इससे छोटी हूँ, इससे छोटी हूँ, इससे छोटी हूँ, किससे छोटी हूँ? सिमिलरली हमको रिडक्शन करना है 5.2%, बट किसके लेवल से करना है? 1990 के लेवल से करना है। ये आप याद रखिएगा कि इन्होंने लेवल क्या सेट किया था? लेवल वाज 1990 लेवल्स, फाइन। सो 5.2% एमिशन को कंट्रोल करेंगे 2012 तक। अगर ये क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है तो 24% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता। ठीक है, सो अगर पूछा जाए तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर क्योटो प्रोटोकॉल नहीं आता आपके लाइमलाइट में, या दिस वाज नॉट अडॉप्टेड इन 2005, तो 12 तक आते आते 24% तक आपका ग्रीन हाउस एमिशन जो था वो बढ़ जाता। बट ये आ गया था, जिसके चलते आपका सिर्फ उन्होंने कहा कि हमको 5.2 तक एमिशन को जो है लिमिट करके रखने के, रिड्यूस हमको करना है, फाइन। किसके लेवल से करना है? 1990 के लेवल से हमको करना है। सो इसका क्या है? फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का, वो आपका था 2008 से लेके आपका 2012 तक, फाइन। तो 2012 में आता है आपका अमेंडमेंट, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाई गई थी। वी डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेलिंग की वो अमेंडमेंट्स क्या क्या थी, बस आप इतना याद रखें कि 2012 में अमेंडमेंट लाया गया था, और वो अमेंडमेंट को हम बोलते हैं दोहा एग्रीमेंट। सो दोहा एग्रीमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल और दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि दोहा में हुआ तो दोहा अमेंडमेंट। ठीक है, अब सेकेंड कमिटमेंट पीरियड उन्होंने बोला कि अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड क्या रहेगा? सेकेंड कमिटमेंट पीरियड रहेगा आपके 2012 से लेके 2020 तक। एंड रिमेंबर कि इंडिया ने भी कमिट किया है आपके सेकेंड कमिटमेंट पीरियड के लिए, कि इंडिया ने भी बोला है कि हम लोग भी सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में अपना पूरा का पूरा जो है योगदान देंगे। एंड इंडिया वॉज द 80th सिग्नेटरी, या 80th, आप एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा, बट इट वाज योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज योर 80th कंट्री जिसने इसके ऊपर जो है आपका कमिटमेंट दिया था, फाइन। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कंट्री जिसने इसमें से विड्रॉ किया था, उसके बाद तो बहुत साउथ सुडान है, यूएस वगैरह बहुत है, बट आप इतना याद रखें कि कनाडा वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया था। कब किया था? 2011 में किया था। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत जगहों पे 2012 दिया जाता है, बट इट इज़ 2011। सो 2011 कनाडा, याद रखिएगा, was the first country to withdraw from where? From Kyoto Protocol। मतलब it was a signatory, पर उसने later on withdraw कर लिया। कब? 2011 में।
फाइन. सो दिस वॉज अबाउट योर क्योटो प्रोटोकॉल. इसके साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इनके ऊपर क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है इन एनी एग्ज़ाम, चाहे आपका JKSSB हो, आपका KS का एग्ज़ाम हो, UPSC का हो, इनकी आगे पीछे क्वेश्चन जो है पक्का रिवॉल्व करता है. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे.